दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ब्रेन ट्यूमर है जिसे बोलते हैं मेनिंजियोमा। ये ट्यूमर कैसे होता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं और होम्योपैथी की कुछ ऐसी दवाएं जो कि बहुत अच्छा वर्क करती हैं, आज हम इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से ही संबंधित है, मेनिंजियोमा मेनिंजीज होती है बेसिकली 3 कवरिंग होती है ब्रेन की, जो कि ठीक हमारे स्कल के नीचे की कवरिंग होती है, जो कि पूरी ब्रेन को कवर की होती है। तो उसके अंदर कोई अगर ट्यूमर डेवलप होता है तो उसको बोलते हैं मेनिंजियोमा। मेनिंजियोमा जनरली फीमेल के अंदर पाया जाता है एज कम्पेयर टू मेल। दूसरी चीज़ है कि एक बेनाइन नेचर का ट्यूमर होता है। लगभग 90 to 95% केसेस ऐसे देखे गए हैं जिसमें बेनाइन नेचर का होता है। कभी कभी ये कैंसरस हो जाता है, मैलिग्नेंट हो जाता है, तो इसलिए इसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि इसके सिम्टम ही पता नहीं चल पाते हैं। मेनिंजियोमा चूंकि एक बेनाइन ट्यूमर है और बहुत बार इसकी अपीयरेंस के बारे में कि ये है भी हमारे ब्रेन के अंदर में काफ़ी समय के बाद होता है, शुरू में पता नहीं चल पाता है। इसका कारण ये होता है कि कभी कभी एक थ्योरी थी कि कभी अगर ब्रेन में चोट लग जाए तो उसकी वजह से ट्यूमर डेवलप हो जाता है। तो ये बाद में फिर कुछ और भी थ्योरी आई जो इस चीज़ को प्रमाणित करती है और कुछ ऐसी थ्योरी जो कि प्रमाणित नहीं भी करती है। मेनिंजियोमा बेसिकली ग्रो होता है मेनिंजीज के अंदर में, और ये मेनिंजीज हमारे ब्रेन के साथ साथ में जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं वहाँ पे भी होते हैं। तो ये होने की संभावना ज़्यादातर होती है हमारे ब्रेन के अंदर में, लेकिन कभी कभी ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी हो जाता है। चूंकि ये धीरे धीरे डेवलप होता है तो इसका पता चलता है काफ़ी समय के बाद में। शुरू में इसके बारे में पता नहीं चल पाता है, काफ़ी एज होने के बाद में, ज़्यादातर 50-60 या उसके ऊपर जाने के बाद में पता चलता है कि कोई ट्यूमर जैसा डेवलप हो जाता है। जब इसके कुछ ऐसे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, तो वो लक्षण जब दिखने शुरू होते हैं और ब्रेन का जब स्कैनिंग कराई जाती है तो पता चलता है कि हाँ कोई ट्यूमर डेवलप हो रहा है, और उसकी लोकेशन से फिर फाइंड आउट किया जाता है कि उसकी क्या कंडीशन है, किस तरीके का होता है। अगर हम इसके कारण के बारे में बात करें तो कारण इसका अननोन है अभी तक, फिर भी एक अंदाजा लगाया जाता है कि कभी सिर्फ अगर चोट लगे तो उसकी वजह से हो सकता है। सेकेंडली चूंकि ये फीमेल के अंदर में होता है और ज़्यादातर ओल्ड एज में होता है, तो वहाँ पे एक कंडीशन देखी जाती है कि हार्मोन डिसबैलेंस होता है। स्पेशली एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन डिसबैलेंस होता है या इसकी मात्रा में जब परिवर्तन होता है तो उसकी वजह से इस तरह के ट्यूमर्स डेवलप हो जाते हैं। ये एक शोध में पाया गया है। तो ये कहना कि ये हर किसी को होता है ठीक नहीं, ये बच्चों में नहीं पाया जाता है, ओल्ड एज में होता है, जनरली फीमेल के अंदर में पाया जाता है। तो वहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के बारे में सोचना ज़्यादातर समझ में आता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो इसके बारे में ज़्यादातर लोगों की मान्यता है कि इस हार्मोन की वजह से होता है, और बड़ी बार ऐसा होता है कि चोट लगने की वजह से भी हो सकता है। मेनिंजियोमा का जो ट्यूमर होता है शुरू में इसके बारे में पता नहीं चल पाता है, क्योंकि ये धीरे धीरे करके साइज में बड़ा होता है और ये बिल्कुल ऊपरी सतह पे होता है। अंदर भी हो सकता है, लेकिन जहाँ जहाँ पे मेनिंजीज है उनके अंदर में होता है। तो शुरू में जब ये छोटा होता है तो पता नहीं चल पाता है, क्योंकि जब तक इसका दबाव जो कि डायरेक्टली किसी अंग से रिलेटेड नहीं होता है, न किसी ब्रेन के पार्ट को प्रभावित करता है डायरेक्टली, क्योंकि ये मेनिंजीज के अंदर में होता है। तो जैसे जैसे मेनिंजीज के अंदर में इसकी संरचना बढ़ती चली जाती है, यह तब तक कोई प्रभाव नहीं डालता है जब तक कि उसके आसपास के जो अंग है वो दबाव में ना आए। उसकी वजह से जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होती जाती है, बड़ा होता चला जाता है, तो अपने आसपास के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रेस करना शुरू कर देता है। अब जब ब्रेन के किसी पार्ट को ये प्रेस करना शुरू करता है, अब वो पार्ट बॉडी के जिस चीज को कंट्रोल कर रहा होता है उसमें आपको परिवर्तन दिखना शुरू होता है। जैसे आंखों में अगर ऐसी जगह पे है जहां पे आंख से संबंधित जो चीजें होती हैं जो कंट्रोल की जाती हैं ब्रेन के पार्ट के द्वारा, अगर उसको दबाव देता है तो आंख में आपको विजन से संबंधित दिक्कत आ सकती है, डबल विजन हो सकता है, ब्लरिंग हो सकती है, या फिर सूंघने में कोई दिक्कत आ रही है, बोलने में लड़खड़ाहट आनी शुरू हो जाती है, कभी कभी हाथ पैरों में वीकनेस सी महसूस होती है, सुन्नापन सा महसूस होता है, कभी कभी ऐसी फीलिंग की चक्कर जैसा आ रहा हो, ठीक है, कान से सुनाई देना कम हो या कान में आवाज अलग अलग आने शुरू हो जाए। मतलब बॉडी के जिस पार्ट को वहां वो कंप्रेस करेगा, दबाव देगा, उससे संबंधित समस्याएं शरीर के अंदर दिखनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं शरीर में। बॉडी के अलग अलग जगह पे सुन्नपन देखने को आता है, कभी कभी बोलने में लड़खड़ाहट सी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर उस जगह को अगर कंप्रेस कर रहा है, दबाव दे रहा है, जो जगह ब्रेन का वो पार्ट जो स्पीच को कंट्रोल करता है, तो उसमें स्पीच में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से जिस जगह पे दबाव पड़ेगा उसका, वहां पे कोई ना कोई समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके के सिम्टम्स पेशेंट के अंदर में देखने को आते हैं।
अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के लिए। तब इसका इस्तेमाल किया जाता है जब कंफर्म करना हो कि ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, तो उसके लिए डॉक्टर्स बायोप्सी करते हैं। मैं कभी रिकमेंड नहीं करता बायोप्सी करने के लिए, क्योंकि बायोप्सी करने के बाद में उसकी ग्रोथ में अचानक तेजी से परिवर्तन देखा जाता है। तो वैसी कंडीशन में बेहतर यह है कि ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए सिम्टोमेटिक। और दूसरी कंडीशन होती है कि जब उसके बारे में अगर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो सीटी स्कैन या एमआरआई करा लिया जाता है, ताकि पता चले कि क्या लोकेशन उसकी है, क्या कंडीशन है, जिससे कंफर्म हो सके कि वो एक्चुअल में है क्या, मेनिंजियोमा है या कोई और ट्यूमर है, तो उससे पता चल जाता है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट के दौरान में हमको उन सारी मेडिसिन का इस्तेमाल करना होता है जो कि इसके जो कारण है, अगर हमको कारण पता चल जाता है, अगर हमको पता चले कि हाँ कभी चोट लगी थी, तो उसके आधार पर मेडिसिन हम दे सकते हैं। अगर हमको ये पता चले कि प्रोजेस्टेरॉन या कोई और हार्मोन के अंदर में डिसबैलेंस है, चेक कराने पर अगर हमने हार्मोन का लेवल को डिस्टर्ब पाया, तो वो सारे सिम्टोमेटिक दवाएं दी जाती हैं जो कि उन सारे सिम्टम्स को दूर करे जो उन पेशेंट के अंदर में पाई जा रही हैं। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। दोस्तों, ट्रीटमेंट के लिए हमको हमेशा दो चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला ये कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जो सिम्टम्स हमको मिलते हैं उसके आधार पर हमको किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से ही ये बीमारियां जाती हैं। दूसरा होता है कॉस्टिव फैक्टर के आधार पर, क्या काजेस मिल रहे हैं हमको, कारण क्या है। जैसे चोट लगना सिर के अंदर में अक्सर एक बड़ा कारण होता है, तो अगर हमको चोट लगने का इतिहास पाया जाता है तो वहां पे हम आर्निका और नेट्रम सल्फ यूज करते हैं, जो कि बहुत अच्छा काम करती हैं। अगर हमको कोई भी हार्मोनल डिसबैलेंस की सिचुएशंस मिलती है, जैसे अगर हमने हार्मोन को चेक कराया और लग रहा है कि हार्मोन में डिस्टर्बेंस है, तो हमको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो भी उस पेशेंट का है उसको ठीक कर पाए। अब ऐसी कंडीशन में कई सारी मेडिसिन हैं, जैसे वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है कैलकेरिया कार। कैलकेरिया कार बहुत अच्छी मेडिसिन है लेडीज के केस में। ऐसी लेडीज जो कि बहुत ज़्यादा मोटी हैं, थुलथुल हैं, जिनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, स्पेशली सिर पे और पीछे के साइड में पसीने में अजीब सी स्मेल होती है, जस्ट लाइक प्याज और लहसुन जैसी, इस तरीके की स्मेल अगर पाई जाए पेशेंट के अंदर में। दूसरी चीज़ कि पेशेंट को वीकनेस बहुत ज़्यादा हो, पेशेंट थोड़ी भी सीढ़ी पे अगर चढ़ जाए तो सांस फूलने लगे, थोड़ा सा चलना शुरू करे तो सांस फूलनी शुरू हो जाए, तो इन सारी कंडीशंस में आप देखेंगे कि कैलकेरिया कार बहुत अच्छी मेडिसिन है। नमक की चाह होती है, पानी पीना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ठंडा पानी चाहिए होता है पेशेंट को। तो ये सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं। शरीर थुलथुल होता है, कहते हैं कि फैटी, फ्लैबी एंड फेयरी कॉम्प्लेक्शन होता है पेशेंट का, मतलब मोटा, थुलथुल और गोरा चिट्टा होता है कैलकेरिया कार का पेशेंट। तो ऐसे पेशेंट के लिए बहुत अच्छी दवा है कैलकेरिया कार, इसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि आप किसी भी डॉक्टर की सलाह पर या डॉक्टर के सानिध्य में रह करके ही इन दवाओं का इस्तेमाल करें। कभी भी इन सारी सिचुएशंस के लिए खुद से ट्रीटमेंट ना करें, क्योंकि ये जानते हैं कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस होती है, तो कोई भी अगर आपने थोड़ी सी गलती करी तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो वैसी कंडीशन में नहीं चाहता हूँ कि कभी हो, सारी चीज़ें अच्छी हो, उसके लिए बेटर है कि किसी डॉक्टर की सलाह लेकर के करें। मैं भी ट्रीटमेंट करता हूँ, अगर मुझसे ट्रीटमेंट चाहिए तो आप नंबर आपको नीचे मिल जाएगा, वहां पे जाकर के आप पता कर सकते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। अगली दवा है दोस्तों लैकेसिस। लैकेसिस वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है ऐसी कंडीशन में जबकि कोई भी ऐसा कॉजिटिव फैक्टर हो, अगर हार्मोन के डिस्टर्बेंस की वजह से होता है, तो जनरली क्या होता है कि लैकेसिस और सीपीआई ये दो ऐसी मेडिसिन हैं जो कि मेनोपॉजल सिंड्रोम को प्रमोट करती हैं या वैसी कंडीशन में ज्यादा पाई जाती हैं। और हार्मोन का डिसबैलेंस वैसी कंडीशन में ज्यादा होता है जब मेनोपॉज, और ये एज भी वही होती है जबकि इस तरह के ट्यूमर्स डेवलप होते हैं। मेनिंजियोमा डेवलप होता है आफ्टर 50 ईयर्स के बाद ही, और जब ऐसी कंडीशन होती है तो आप देखेंगे कि 45 या उसके ऊपर जाने पे मेनोपॉज की कंडीशन हो जाती है, मेंसेस बंद हो जाता है, और वहां से शुरू हो जाता है हार्मोन का डिस्टर्ब होना। हार्मोन का डिस्टर्ब होना वो एक कारण बन जाता है कभी कभी इस तरह की सिचुएशंस के लिए। तो वहां पे लैकेसिस और सीपीआई ये दोनों दवाएं बहुत अच्छा काम करती हैं। इनके सिम्टम्स को जानने के लिए आप चले जाइए, मैंने वीडियो बना रखा हुआ, आप जा करके उन सारे वीडियोस को देखें तो आपको वहां पे पूरी इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। दोस्तों, आज की बात बस मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। बहुत सारी मेडिसिन है, मेनिंजियोमा की एक दो मेडिसिन नहीं है या दो तीन मेडिसिन मैंने बताई, सिर्फ इतनी नहीं है, बहुत सारी मेडिसिन है। क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन बेस पे है और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत सारी मेडिसिन होती है, जिसके सिम्टम मैच करते हैं वो दवा ही सबसे बेस्ट होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए सिम्टम्स को पहले मैच करिए कि किस मेडिसिन के सिम्टम मिल रहे हैं और फिर उससे रिलेटेड मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों, आज की बात बस मैं यहीं पे रखता हूँ। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको अपने और उन दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको इसकी आवश्यकता है,
अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल्कुल भी दबा दीजिएगा। इस तरह की मैं तमाम वीडियोस देकर के आता रहता हूँ। फिर मिलता हूँ आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।